अच्छा यार, ये देखिए पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। ये बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन है। इस सवाल में जैसे बोले ऑन 31 मार्च बैंक स्टेटमेंट मतलब जो बैंक वाले बनाते हैं वो बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट है और उसने ओवरड्राफ्ट दिखाया 1665। बैंक वालों का बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है बैंक अकाउंट, लेकिन हमारी कैश बुक जो अकाउंटेंट ने बनाई है उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि उसके अंदर एसेट आ रहा है 825 का। तो हमारा बैंक एसेट आ रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से ओवरड्राफ्ट पैसे पड़े हुए हैं, हमारे हिसाब से बैंक में एसेट आ रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस जो हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है। एसेट है, डेबिट है, तो डेबिट पे लिख दिया 825। ये चीज़ हमें पता चली क्या है, डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट में तो हैं, मतलब ये चीज़ें हो चुकी हैं। बैंक स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ें होती हैं जो हो चुकी होती हैं, बैंक वालों ने लिखी हुई हैं, ये हो चुकी हैं, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करी हैं। तो ये सारी नॉट येट रिकॉर्डेड इवेंट्स हैं। ये नॉट येट रिकॉर्डेड आ गया। तो कैश बुक में जो नॉट येट रिकॉर्डेड होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? एडजस्टेड कैश बुक में लिखते हैं। हम लिखेंगे पैसे आ रहे हैं डेबिट, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट। पेमेंट रिसीव्ड, पैसे आए तो डेबिट पे आ जाएगा ये 310 रिसीट्स, डायरेक्ट क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डायरेक्ट डेबिट, पैसे जा रहे हैं डायरेक्ट डेबिट में, क्रेडिट पैसे जाएंगे। 936 पैसे चले गए। बैंक चार्जेस, बैंक ने पैसे काटे, पैसे जाएंगे क्रेडिट 58। स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर इंश्योरेंस हैड बीन डिडक्टेड इन एरर। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब यही है कि पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर के पैसे हैं। लेकिन ये क्या है? हैड बीन डिडक्टेड इन एरर। ये बैंक की गलती है, बैंक ने एरर किया, ये बैंक का एरर है, बैंक ने गलती से ये काटा हुआ है। तो ये बैंक एरर हम बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है ना ऊपर, उससे ठीक करेंगे। तो इसको अभी कोई काम नहीं है, ये बैंक का एरर है, बैंक की गलती है, हमने थोड़ी करी है। हम तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या लिखते हैं? हम सिर्फ वो लिखते हैं जो हमने नहीं लिखा अभी तक, जो हमारी गलतियाँ वो हम लिख रहे हैं। ये हमारी गलती थोड़ी है, तो हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये पैसे भी आए, हमने नहीं लिखे, अब लिख लेते हैं 45 पैसे आ गए। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं अकाउंट को बैलेंस। सीडी निकालें, इसको बैलेंस करें। सीडी इस साइड पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पर 186। तो यानी कि हमने जो एडजस्टेड बनाया है उसका सीडी 186 है, क्रेडिट पर आ रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल एसेट है, करंट एसेट। अब रिकन्सिलिएशन बनेगी, हम स्टार्ट करेंगे इसको एडजस्टेड बैंक या कैश बुक जो पीछे बनाई है, कैश बुक से बैलेंस है। कितना आया ये हमारा? सीडी 186 पॉजिटिव है, एसेट है, इसलिए ऐड करेंगे। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होते हैं और अनक्लियर्ड माइनस होते हैं। हम आते हैं अनप्रेजेंटेड पे, ये दिए हुए हमें कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में ना होने का मतलब ये अभी तक चीज़ें हुई ही नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है क्योंकि हुई नहीं है, हमने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड इवेंट्स किधर आते हैं? रिकन्सिलिएशन में। चेक पेबल नॉट बीन प्रेजेंटेड 480, अनप्रेजेंट चेक्स आए हैं, तो अनप्रेजेंट चेक आ गया 480 का। और चेक डिपॉजिटेड अभी तक यहाँ अनक्लियर्ड 1210 ये अनप्रेजेंट, ये हो गया सारा। लेकिन एक गलती है जो बैंक का एरर हुआ है। बैंक एरर में क्या हुआ है, अब आप ये सुने। बैंक एरर था, स्टैंडिंग ऑर्डर इंश्योरेंस डिडक्टेड इन एरर। बैंक ने 1121 गलती से काट लिए हैं हमारे, तो बैंक ने ये पैसे हमारे गलती से काटे हुए हैं। तो बैंक ने क्या किए हुए? इनको हमारे लेस किया हुआ है। और भी तरीके से करने हैं, चलो मैं एक आसान तरीके से आपको कराता हूँ, इसको छोड़ें। अब ये बैलेंस निकालें, क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी बैलेंस क्या आ रहा है? ये आ रहा है 186 प्लस 480 माइनस 1210, तो ये आ रहा है -544। ठीक है, लेकिन ये भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं है। इसमें क्या हुआ है? ये हमारे हिसाब से ये बैलेंस होना चाहिए, लेकिन बैंक ने गलती करी हुई है। तो बैंक ने क्या गलती करी हुई है? बैंक ने 1121 और माइनस करे हुए हैं,
तो अगर हम इसमें से 1121 और माइनस करेंगे जो बैंक ने एरर किया हुआ है, तो बैंक वाला बैलेंस आ जाएगा। तो बैंक एरर के हिसाब से क्या एरर किया हुआ है बैंक ने, इसमें से 1121 गलती से माइनस करे हुए। तो अब आप देखिए 1665 नेगेटिव आ गया, तो ये आ गया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ गया। यही देखें यहाँ पर आ रहा है 1665 ओवरड्रॉन। ये किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चले यार, ये देखें नवंबर 2025। ठीक है। 1 hour 45 minutes। 5 क्वेश्चंस। पहले वन से शुरू करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन का है। चले वन आखिर में बता दूंगा, मैं करा दूंगा। छोटा सा सवाल है ये, लेकिन चले कल पढ़ लेंगे हम इसको, इंशाल्लाह कर लेंगे, कल हो जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन। अब ये एरर का सवाल है, यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एज अ ट्रेडर, फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st जुलाई। जुलाई में साल खत्म होता है। टोटल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस 31st जुलाई डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट आ गया। नेम द अकाउंट दैट जया वुड नीड टू ओपन टू एनेबल हर ट्रायल बैलेंस टोटल टू अग्री। जब ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आता, डिफरेंस आता है, तो हम क्या करते हैं, एक अमाउंट जो हल्की साइड होती है उस पर खुद लिखते हैं ना, ताकि वो बराबर हो जाए। वो कौन सा बैलेंस होता है? सस्पेंस अकाउंट, राइट। जो हम अमाउंट खुद लिखते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, वो क्या होती है? सस्पेंस अकाउंट। तो पहला आंसर तो इसका ये हो जाएगा कि कौन सा अकाउंट होता है जो बैलेंस हम लिखते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, वो क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट होता है। ठीक हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ही कह रहा है, स्टेट द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का पर्पस होता क्या है, हमने क्यों बनाया है सस्पेंस अकाउंट ना, इसका मकसद क्या होता है सस्पेंस अकाउंट का? ये एक होल्डिंग अकाउंट होता है। होल्डिंग अकाउंट, बैलेंसिंग अकाउंट until errors are corrected। तो ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है। सस्पेंस का अकाउंट तो टेम्पररी होता है ना, आखिर में बैलेंस होता है फिर खत्म हो जाता है सस्पेंस का अकाउंट। तो ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है। और इसका मकसद क्या होता है इस अकाउंट का? ये टेम्पररी अकाउंट होता है, बैलेंसिंग अकाउंट होता है, जब तक एरर्स पूरे ठीक ना हो जाए, ये उस वक्त तक के लिए अकाउंट होता है, टेम्पररी अकाउंट होता है। अब आगे चलते हैं एरर्स के ऊपर। नो एंट्री, नंबर वन, फर्स्ट एरर, नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 320 रुपए का था, पेड बाय बैंक। हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे करा था बैंक के थ्रू, लेकिन हमने इसकी डबल एंट्री ही नहीं बनाई। तो क्या कहते हैं, डबल एंट्री ही नहीं बनाते तो वो क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन होता है, राइट। खैर हमें इसको करेक्ट करना है, इसकी डबल एंट्री बनाती है। एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेड बाय बैंक है, तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? एरर नंबर वन, एक्सपेंस का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये तो डबल एंट्री ही नहीं बनाई थी, हमने बना दी। यही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बैंक। सही है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर टू, इसमें ये कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,200 रुपये की लिखी हुई है, जबकि लिखनी कितनी चाहिए थी, 12,900। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,900 रुपये के बजाय हमने 12,200 रुपये की लिखी है, कम लिखी है। कितने से कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री? 700 रुपये से कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को 700 रुपये से इंक्रीज करना है। अब मेरी एक बात सुने, देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में तो आती नहीं है। हमने जितने भी सवाल करे आपने देखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो ये ट्रायल बैलेंस की चीज़ नहीं।
और जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री का एरर आएगा, जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री में एरर करेगा, सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि ये होती है एडजस्टमेंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये। अच्छा, इसकी करेक्शन करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई हुई है 700 रुपये से, हमें बढ़ानी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के दो रोल्स होते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में इनकम है, और बैलेंस शीट में करंट एसेट है क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें अभी फिलहाल क्लोजिंग इन्वेंट्री को 700 रुपये से बढ़ाना है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो बैलेंस शीट का एसेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बैलेंस शीट में तो ये एसेट है ना। तो जब ये 700 रुपये से बढ़ेगी, तो बैलेंस शीट का एसेट भी बढ़ेगा। एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। तो उसकी डबल एंट्री बनेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट 700 रुपये। इन्वेंट्री बढ़ा दी, डेबिट हो गई। इनकम स्टेटमेंट के लिए ये क्या है? इनकम स्टेटमेंट के लिए ये इनकम है। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो इनकम, इनकम स्टेटमेंट, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये डबल एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करने की। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, बैलेंस शीट का एसेट बढ़ गया, डेबिट हो गया, और इनकम स्टेटमेंट की इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। मार्किंग स्कीम में इसने सवाल की अलग एंट्री बनाई है, कोई एंट्री नहीं बनाई, जीरो जीरो किया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, वो गलत है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की ये डबल एंट्री बनती है, तो ये एंट्री बनेगी। हाँ, इसमें सस्पेंस नहीं आता, सस्पेंस हमने लिखा भी नहीं है, लेकिन जो डबल एंट्री बनती है वो बनती है, हमने ये बनाई। अगर वो जीरो जीरो है ना, उसने किया हुआ है, तो उसने गलत किया हुआ है। अगर जीरो जीरो है तो उसका इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन पड़ा है ना, आगे प्रॉफिट ठीक कराएगा उसमें उसने डाला है उसका इम्पैक्ट। तो टेक्निकली उसने गलत किया मार्किंग स्कीम में। तो होना ये चाहिए यहाँ पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट है, एसेट बढ़ गया डेबिट, और इसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट की इनकम है, इनकम बढ़ गई क्रेडिट। ठीक है। थर्ड पे आ जाए। सस्पेंस नहीं आता क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री में, एरर में। अच्छा, अगर ये कम करना होता तो आप रिवर्स कर देते इसको। ठीक है, अभी बढ़ाया हमने, कम हुआ है, बढ़ाया, तो ये एंट्री बन गई। थर्ड पे आ जाए। कह रहा है परचेज रिटर्न थी 95 की, वो हमने सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट करी, had been correctly entered in the credit suppliers account। सप्लायर के अकाउंट में ठीक लिखी है, लेकिन सेल रिटर्न में डेबिट हो गई। सेल रिटर्न का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न अलग चीज होती है, सेल रिटर्न अलग चीज होती है, ऐसे ही है। तो ये कह रहा है परचेज रिटर्न थी, परचेज रिटर्न नहीं लिखी। एक चीज में गलती है परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया। सप्लायर ठीक लिखा है, सप्लायर में गलती नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं लिखा। ठीक है। और दूसरी गलती भी है, सेल रिटर्न जिसको होना ही नहीं चाहिए था, जिसके यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं था, सेल रिटर्न का यहाँ पे कोई काम ही नहीं था, सेल रिटर्न के अकाउंट को खामाखाई में डेबिट कर दिया है। तो ये दो गलतियां हैं, लेकिन ये वो 2% वाली दो गलतियां हैं जिसमें सस्पेंस आता है दो गलतियों के बावजूद। खैर, देखे इसको ठीक करते हैं। क्या गलतियां हैं, अब गलतियों पे फोकस करें। नंबर वन, परचेज रिटर्न नहीं लिखा। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। नहीं लिखा, हम लिख देते हैं, तो परचेज रिटर्न लिखेंगे तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। नंबर टू, सेल रिटर्न जिसे खामा खाई में डेबिट पे लिख दिया है, उस डेबिट को खत्म करना पड़ेगा। खामा खाई में लिख दिया है, होना ही नहीं था डेबिट, सेल रिटर्न था ही नहीं, कहीं आता ही नहीं है इसमें। तो उसे ठीक करने के लिए भी हम सेल रिटर्न को क्या कर देंगे? उसे भी हम कर देंगे खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो यहाँ ये होगा, परचेज रिटर्न जो कि नहीं लिखी थी उसे लिखते हैं क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 95 क्रेडिट। सेल रिटर्न जिसे खामा खाई में डेबिट किया है, ठीक करने के लिए इसे भी क्या कर देंगे? क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्योंकि इसको हमने लिखा है। सेल रिटर्न भी क्रेडिट, जो खामा खाई में डेबिट हुई हुई थी उसे खत्म किया, उसे ठीक किया, इसलिए क्रेडिट। तो सेल रिटर्न भी ठीक हो गया, परचेज रिटर्न नहीं लिखा हुआ था, उसे भी लिख दिया, एरर ठीक हो गया। अब डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो डेबिट पे क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। कितने का आ जाएगा? 90, 90, 180, 190 डेबिट। ये डबल एंट्री बन जाएगी।
ठीक है। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड किया है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिया। सेल रिटर्न खामखाई में डेबिट हुआ था, उसे ठीक करने के लिए भी क्या करा, क्रेडिट कर दिया। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया। नंबर 4, अ चेक फॉर 225 रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी। यहाँ रुक जाए। हमें एबीसी से पैसे मिले हैं, चेक मिला है, पैसे आए हैं हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, रिसीट्स। पैसे आ रहे हैं, रिसीट्स। ये कस्टमर है हमारा, रिसीवेबल है हमारा, इसने हमें पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे आए हैं, रिसीट्स हुई हैं। रिसीट्स होती हैं तो डबल एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री बनती है जब पैसे आते हैं। डबल एंट्री आपको लिखवाई है, देख लीजिएगा। वो कह रहा है बैंक तो सही डेबिट किया है, कैश बुक में सही लिखा है, मतलब बैंक सही लिखा है, बैंक डेबिट पे ही लिखा है, लेकिन हमने रिसीवेबल को जो क्रेडिट करना था वो क्रेडिट नहीं किया। तो बैंक में गलती नहीं है, गलती सिर्फ रिसीवेबल में है। एक चीज में गलती है, सिर्फ एक चीज में गलती है, रिसीवेबल में। जब एक चीज में गलती होती है, सस्पेंस आता है, सस्पेंस आएगा। कहाँ आएगा ये नहीं देखना, सस्पेंस आएगा। हमें इसको ठीक करना है। रिसीवेबल क्या होता है, क्रेडिट होता है जब पैसे देता है, हमने नहीं किया हुआ तो अब हम कर देते हैं। रिसीवेबल एबीसी क्रेडिट, कितना अमाउंट है, 225, ये क्रेडिट हो गया। इसको क्रेडिट नहीं किया हुआ था, अब हमने क्रेडिट कर दिया, एरर ठीक हो गया। डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। नंबर 5, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस था 1220 रुपये का, एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस था, वो हमने गलती से लैंड एंड बिल्डिंग एसेट बना दिया। यहाँ अगेन दो गलतियां हैं, सस्पेंस नहीं आएगा। क्या दो गलतियां, पहली गलती तो ये है कि एक्सपेंस था मेंटेनेंस, एक्सपेंस लिखा नहीं है, तो एक्सपेंस लिख देंगे। दूसरी गलती क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को, एसेट को खामाखाई में ज्यादा कर दिया है, खामाखाई में लिख दिया। एसेट को हटा देंगे जिसे बिला वजह लिखा है, तो एक्सपेंस लिखेंगे और एसेट को हटा देंगे। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, डबल एंट्री बनेगी, मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट 1220, और लैंड एंड बिल्डिंग खामाखाई में लिखी हुई थी उसे हटा देंगे, एसेट है हटाएंगे तो क्रेडिट कर देंगे, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो एसेट हटा दिया, क्रेडिट हो गया, एक्सपेंस लिख लिया, डेबिट हो गया। ये भी गलत अकाउंट में, ये क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन। सही है। ये 5 एरर से इनकी करेक्शन हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, बेटा तुझे जो समझ में आता है तू उस तरह कर ले यार। सही है। यार एरर्स में बस एरर्स के नाम आने चाहिए, ठीक है। एरर्स के नाम याद आने, नाम पता होने चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। ये होगा एरर्स। इसके बाद आ जाएं, यहाँ पे इसने कहा है नेम 2 टाइप्स ऑफ एरर दैट विल नॉट बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर्स के नाम बताना है। एक कौन सा होता है, एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपको बताया था, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट में गलती होती है तो वो कौन सा होता है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। सही है। एक होता है एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल और एक होता है एरर ऑफ कंपनसेशन। ये तीन चार तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हम एरर का सवाल कर रहे थे तब भी बताया था। और
इसकी मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब आगे देखें। कंप्लीट द टेबल बाय एंटरिंग द अमाउंट बाय विच प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड ओवरस्टेट और अंडरस्टेट। अब हमें प्रॉफिट जो एरर ठीक करें ना, उसका प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा वो बताना है। नंबर वन, पहले एरर में देखें बैंक है। बैंक तो एसेट होता है। एसेट इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है क्या? बैंक आता है इनकम स्टेटमेंट में? नहीं आता ना। तो ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक्सपेंस का आएगा। एक्सपेंस हमने यहाँ क्या करा है? एक्सपेंस हमने डेबिट करा है। एक्सपेंस डेबिट करने का मतलब हमने एक्सपेंस को बढ़ाया है। तो एक्सपेंस बढ़ गया है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है हमसे, ये देखें, ये देखें क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कंप्लीट द टेबल बाय एंटरिंग द अमाउंट बाय विच प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड बी अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड। एरर इज लेफ्ट अनकरेक्टेड। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है। ये नहीं कह रहा एरर को ठीक करके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है एरर अगर ऐसे ही छोड़ दें तो उस एरर की वजह से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा हुआ है, ये बताओ। समझ गया मेरी बात? ये नहीं कह रहा कि एरर को आप जब ठीक कर देंगे तब प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। एरर ठीक हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं, ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। ये पूछ रहा है एरर को अगर हम अनकरेक्टेड छोड़ दें, जो एरर हुआ हुआ है वैसे ही रहने दें, तो उस एरर की वजह से क्या हुआ हुआ है ये बताओ। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या हुआ हुआ था पहले पे देखें। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस उसने नहीं लिखा था, हमने तो लिखा है सही करके। पहले क्या हुआ था? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ था, एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ था। एक्सपेंस जब नहीं लिखा हुआ होता तो एक्सपेंस कम था। नहीं लिखा हुआ था, एक्सपेंस कम हुआ हुआ था, रिकॉर्ड ही नहीं किया था आपने एक्सपेंस को। जब एक्सपेंस कम था तो प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था। तो पहले एरर में, एरर की वजह से क्या हुआ हुआ था? एरर में ये था कि उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से एक्सपेंस कम हुआ हुआ था। और एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था। तो इसने देखें बताया हुआ प्रॉफिट ओवरस्टेटेड था उस गलती की वजह से। अब आ जाए आप दूसरे पर। दूसरे एरर में क्या था भाई? क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई हुई थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुए हुए होने का मतलब ये इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या है? इनकम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई हुई थी, इसका मतलब ये इनकम स्टेटमेंट की क्या है? इनकम होती है ना इनकम स्टेटमेंट के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम हुई हुई है तो इसका मतलब आपकी इनकम स्टेटमेंट की इनकम कम हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुआ, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट की इनकम, इनकम कम हुई है। इनकम कम हुई है इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। तो जब गलती ये थी, गलती ठीक करके क्या करना है ये नहीं पूछ रहा, गलती की वजह से क्या हुआ हुआ है ये पूछ रहा है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई हुई है, ये गलती है। इनकम कम हुई हुई है, इनकम कमाई कम हुई हुई है। इनकम कम हुई हुई है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी क्या हुआ हुआ है? कम हुआ हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। 700 से प्रॉफिट अंडरस्टेटेड है इसमें। अब बेटा अगर मार्किंग स्कीम वाली एंट्री करनी थी ना 0 0, तो यहाँ प्रॉफिट पे भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था। प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है, इसका मतलब एरर का असर है। तो एरर की करेक्शन है। 0 0 की एंट्री कैसे हो सकती है? 0 0 का मतलब तो नो अफेक्ट, तो यहाँ तो नो अफेक्ट आना चाहिए था फिर। मेरे ख्याल से 17 साल के हो गए तुम। 18 19 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए। तो समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आगे आ जाए थर्ड पे। अब थर्ड ये है कि ये कह रहा है परचेज रिटर्न और दूसरा क्या है? सेल रिटर्न। अब ये टेक्निकल है। अब इसमें यह है कि परचेज रिटर्न 95 हमने लिखा हुआ नहीं है। अब सुनिए के बाद, परचेज रिटर्न लिखा हुआ नहीं है। जब आप परचेजेस की बात करते हैं, और मैं परचेज से कनेक्ट करूंगा, दिमाग में रखिएगा। परचेजेस क्या है? मैंने आप लोग को बताया था परचेजेस एक्सपेंस होता है और परचेज रिटर्न परचेजेस से माइनस होता है। ऐसे ही ना, परचेज रिटर्न किससे माइनस होता है?
परचेज से माइनस होता है, यानी कि परचेज रिटर्न क्या करता है, परचेज रिटर्न परचेज को कम करता है। जब इसने परचेज रिटर्न नहीं लिखा, जब इसने परचेज रिटर्न नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, परचेज रिटर्न नहीं लिखने का, परचेजेस रिटर्न नहीं लिखा मतलब परचेज से माइनस नहीं किया, यानी कि परचेज ज्यादा हुई हुई है। परचेज रिटर्न नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब परचेज ज्यादा हुई हुई है। परचेज ज्यादा हुई हुई है, इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा हुआ हुआ है। एक्सपेंस ज्यादा हुआ हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। तो परचेज रिटर्न ना लिखने का मतलब आपने परचेज रिटर्न नहीं लिखी, आपने परचेज माइनस नहीं की, यानी कि परचेज आपकी ज्यादा हुई हुई है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। एक बात। दूसरी बात, सेल रिटर्न बिला वजह लिखी हुई है ना, सेल रिटर्न उसने बिला वजह लिखी हुई है, इसका मतलब सेल रिटर्न लिखने का, सेल्स रिटर्न क्या करता है, सेल्स को कम करता है। सेल रिटर्न अगर बिला वजह लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेल रिटर्न ज्यादा हुआ हुआ है, इसका मतलब आपकी सेल कम हुई हुई है। आपकी सेल कम हुई हुई है, इसका मतलब आपकी इनकम कम हुई हुई है। आपकी इनकम कम हुई हुई है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। तो यहाँ भी 95 से कम हुआ हुआ है और यहाँ भी 95 से कम हुआ हुआ है, तो इस गलती की वजह से आपका प्रॉफिट 190 से कम हुआ हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट 190 से अंडर स्टेटेड है इस तीसरे एरर की वजह से। सही है, परचेज रिटर्न नहीं लिखी यानी कि परचेज ज्यादा हुई है, यानी कि एक्सपेंस ज्यादा हुआ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। सेल रिटर्न बिला वजह लिखी हुई है, इसका मतलब सेल कम हुई हुई है, इनकम कम हुई हुई है, प्रॉफिट कम हुआ हुआ है। तो 190 से हुआ। फोर्थ पे आ जाए। नंबर फोर। नंबर फोर में उसने कहाँ गलती करी हुई है, नंबर फोर में उसने सिर्फ रिसीवेबल में गलती की हुई है। रिसीवेबल नहीं लिखा हुआ था ना उसने, तो रिसीवेबल में गलती है। रिसीवेबल इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आता, रिसीवेबल तो बैलेंस शीट में आता है। तो रिसीवेबल इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता, तो रिसीवेबल का अफेक्ट प्रॉफिट पे कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ रिसीवेबल की गलती है, रिसीवेबल इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, तो उसका अफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं पड़ता, नो अफेक्ट, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। नंबर फाइव पे आ जाए। नंबर फाइव में क्या हुआ है, हमने एक्सपेंस जो 1220 रुपए का था, एक्सपेंस मेंटेनेंस, वो लैंड एंड बिल्डिंग में डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमने एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ। एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमने एक्सपेंस कम किया हुआ है। लिखा ही नहीं है, खर्चा ही नहीं लिखा आपने, तो एक्सपेंस टोटल क्या हुए में, कम हुए में, खर्चा नहीं लिखा हुआ आपने। एक्सपेंस कम हुआ हुआ है तो इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 1220 रुपए से ओवर स्टेटेड है, क्योंकि हमने एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, एक्सपेंस कम हुआ हुआ है, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा क्या, डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा सवाल है, एक डेप्रिसिएशन का डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखें। अहमद हैज अ व्हीकल ब्रेक डाउन रिकवरी बिजनेस, ठीक है। ही ओन्स अ रिकवरी व्हीकल एंड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नॉन करंट एसेट। इसने खरीदा था अक्टूबर 2021 में। कितने खरीदा था, 80,000 का खरीदा था, बैंक से पे किया था। तो ये इसकी कॉस्ट आ गई जितने का खरीदा था। स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है, 30,000। और जिंदगी कितनी है इसकी, 5 साल, 5 साल चलेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ के ना हमारे दिमाग में एक बात आती है, क्या आती है, यार ये तो स्ट्रेट लाइन का वाला फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हाँ ये फॉर्मूला है, क्योंकि डाटा इस तरह का दिया हुआ है। लेकिन इसने बड़ा घुमाया है इस सवाल में, एक बात की है, जबकि लिखी भी है, लेकिन बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ने क्या करा, अहमद प्रोवाइड्स अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ये वाली बात का मतलब क्या है, ईयर एंड पॉलिसी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, ईयर एंड पॉलिसी। इसे घुमाया क्या, ये देखें,
वो क्या डेप्रिशिएट करता है, वो किस तरह डेप्रिशिएट करता है? ही डेप्रिशिएट्स हिज व्हीकल यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाता है 20%। ये जो ऊपर आप स्ट्रेट लाइन अगर समझ रहे हैं ना, तो आप इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन का कोई काम नहीं है इस सवाल में, क्योंकि इसने बताया हुआ ये डेप्रिसिएशन कैसे लगाता है, आरबीएम 20% से, तो वैसे ही लगानी है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है सवाल में 20%। ठीक है। हिज रिकवरी व्हीकल इज नाउ 4 years ओल्ड। 4 साल हो गए इसके व्हीकल को, जब से खरीदा है तब से अब तक कितने साल हो गए? 4 साल। जिंदगी कितने साल की थी? 5 साल की थी। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। अच्छा, एक बात और सुने, ये भी बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कभी भी एसेट की लाइफ होती नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एसेट चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। स्ट्रेट लाइन में एसेट की हमेशा सर्टेन जिंदगी होती है, कुछ साल होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होता है। आरबीएम में लाइफ नहीं होती। तो फिलहाल ये कह रहा है आरबीएम है तो कोई लाइफ की जरूरत नहीं है, लेकिन इसने फिर भी बता दिया 4 साल पुराना हो गया एसेट, यानी कि 4 साल हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है, 4 साल डेप्रिशिएट हो गया है। ऐसा नहीं है कि 5 साल ही जिंदगी होगी, क्योंकि इस रिड्यूसिंग में ऐसा नहीं होता। हाँ, स्ट्रेट लाइन होता तो मैं कहता हाँ 5 साल में एसेट खत्म हो जाएगा, 5 साल इसकी जिंदगी है। रिड्यूसिंग में ऐसा नहीं होता। रिड्यूसिंग में लाइफ कितने सालों की है ये नहीं होता। हाँ, बस आप डेप्रिशिएट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो यहाँ इसने बोला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 20%, और 4 साल एसेट को इस्तेमाल करते हुए हो गए, यानी कि 4 साल की डेप्रिसिएशन इस पे लगेगी। कह रहा है यार डेप्रिसिएशन लगाओ, चारों सालों की निकालो आरबीएम से, और 2025 में अगर हम एसेट बदल देते हैं तो आप ये देखें, 21 में खरीदा, 21 से 22 एक साल, क्योंकि जनवरी दिसंबर वाला साल नहीं है इसका अकाउंटिंग ईयर। इसका अकाउंटिंग ईयर इसने लिखा हुआ है, देखें, अप्रैल में खत्म होता है। यानी कि अप्रैल में खत्म होता है, अप्रैल के बाद अगला दिन क्या आता है? 30 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है? 1 मई होता है। तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 मई से 30 अप्रैल, ये इसका अकाउंटिंग ईयर है। तो अगर ये 2021 में एसेट खरीदता है तो 2022 में जाके एक साल पूरा होता है। फिर अगला साल कब शुरू होता है? 22 मई से शुरू हो जाएगा ना, 1 मई 2022 से। खत्म कब होगा? अप्रैल 2023 में। फिर तीसरा क्या शुरू होगा? 23 से 24। चौथा क्या होगा? 24 से 25। तो ये 4 साल हो गए। डेप्रिसिएशन निकालनी है हमें इसकी 4 सालों की। करें सॉल्व आप लोग। आरबीएम से निकाल लें डेप्रिसिएशन, कॉस्ट एसेट की दी हुई ऊपर। कितनी कॉस्ट एसेट की देखें? 80,000 है। रिड्यूसिंग में क्या करते हैं? पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं है, 80,000 ही आ जाएगा। इस पे लगा दें, पहला साल है 20%, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या आ गई? 16,000। ये 16,000 डेप्रिसिएशन आ गई पहले साल की। ठीक हो गया। दूसरे साल पे आ जाए, 80,000 कॉस्ट है। रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग में क्या करते हैं? हम पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जो आज तक लग चुकी है। आज तक कितनी लगी है? एक ही साल की लगी है, 16,000। माइनस करें, क्या बच गया? ये 16,000 माइनस करके 64,000 बच गया। इस पे लगाएं 20%, तो ये आ गई 12,800। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। तीसरे साल पे आ जाए, 80,000 माइनस जितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है। कितनी लग चुकी है? एक साल की 16,000 और एक साल की 12,800 ऐड कर लें, 2 सालों की कितनी हो गई? 28,800। तो क्या बच गया? 51,200 बच गया। सही ना? 2 साल की डेप्रिसिएशन लगी है, अभी तक 2 साल हुए हैं, तीसरा साल है ये, तो 2 सालों की मिला लें एक साथ। 28,800 आ गई, वो माइनस कर दी, 51,200 का बचा। इस पे लगा दें 20%, 10,240 आ गई तीसरे साल की। थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन है। अब चौथे साल पे आ जाए आप। 80,000 माइनस करें जितनी आज तक लग चुकी है, आरबीएम है। आज तक कितनी लग गई है? 3 सालों की। तो 3 सालों की मिला लें, आज तक कितनी हो गई है? 16,000, 12,800 और 10,240, तो ये हो जाएगा 38, 40,040। 40,000 40 हो रही है क्या? एक सेकंड रुक जाए यार, मुझे चेक करने दो। 16,000 प्लस 12,800 प्लस 10,240, 39,040 बन रही है यार। ये हो गई आज तक की जो लग चुकी है, माइनस करें क्या बचेगा?
40,960 बचा, इस पे लगा दें अब 20%, तो ये आ जाएगी 8192, 34 साल की डेप्रिसिएशन। ये 4 साल की डेप्रिसिएशन निकल गई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। सही है ना, पहले साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, नया एसेट है उसी पे लग गई। नेक्स्ट ईयर पहले वाली माइनस करी फिर लगा दी। 2 साल हो गए तो दोनों सालों की माइनस करी फिर लगाई परसेंटेज, 3 साल हो गए। चौथे साल क्या करा, तीनों सालों की माइनस करी फिर परसेंटेज लगाई चौथे के आगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बोला यार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक बेनिफिट और एक ड्रॉबैक बताते हैं। पहला फायदा, इट इज अप्रोप्रिएट फॉर एसेट्स with greater and higher returns in early years than later years। इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप एक चीज देखें, इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस। क्यों कहते हैं इसको रिड्यूसिंग बैलेंस? हर साल इसकी डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो रही है, 16,000, 12,800, 10,240, 8,000। इसके लिए बोलते हैं इसको रिड्यूसिंग। इसकी डेप्रिसिएशन हर साल आने वाले सालों में क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। किन एसेट के लिए ये अप्रोप्रिएट होता है? ये उन एसेट्स के लिए अप्रोप्रिएट होता है जो शुरू के सालों में बहुत अच्छा चलता है, जबरदस्त चलता है, खर्चा भी नहीं होता उनके ऊपर, कोई रिपेयर मेंटेनेंस भी नहीं होती उनकी, यार जबरदस्त चलता है। लेकिन आने वाले सालों में वो खराब होते जाते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर ये खर्चे उनके ऊपर बढ़ते जाते हैं। एसी की एग्जांपल ले लें आप, आपने एसी खरीदा, पहले 1-2 साल में तो एसी पे कोई खर्चा ही नहीं आता, एसी चलता है जबरदस्त, गैस भी नहीं डरवाते, चलता रहता है वो। लेकिन जैसे जैसे साल आगे जाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि साल में 2 दफा गैस डलवानी पड़ रही है, उसकी मेंटेनेंस करानी पड़ रही है, एक एक दफा बार बार खराब हो जा रहा है, मेंटेनेंस करानी पड़ रही है। तो एसी पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगेगा। क्यों? पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा है, देखें इधर एग्जांपल में देखें, पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी है, 16,000। रिपेयर और मेंटेनेंस क्या है, कुछ नहीं, टोटल खर्चा क्या हो गया। अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी है, 12,800। एक दफा गैस डलवा ली 2,000 की, तकरीबन यही 15,000 पे बैठ गया। तीसरे साल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 10,240। लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस 2-3 दफा हमें वो डलवानी पड़ी गैस इसमें, तो ये पहुंच गया तकरीबन 5,000 पे। तकरीबन इसका खर्चा भी क्या हो गया, 15,000 कुछ। फिर डेप्रिसिएशन क्या हो गई, 8,000। अब कितने 3-4 दफा हो रही है गैस जल रही है भाई, 7,000 का खर्चा हो रहा है, तो ये कितने में पहुंच गया, 15,000। यानी कि आप ये देखो, हमने टोटल खर्चा बराबर रखा एसी से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन कम करते गए, ये खर्चा कम होता गया ओवर द पीरियड, और ये वाला मेंटेनेंस वाला बढ़ता गया। तो ओवरऑल नेट ऑफ करें तो हमारा खर्चा कांस्टेंट रहा। इन एसेट्स पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोप्रिएट होता है। जो शुरू के सालों में बड़ा अच्छा चलते हैं, डेप्रिसिएशन ज्यादा, बाकी खर्चे कम। अगले साल में डेप्रिसिएशन कम, बाकी खर्चे बढ़ना शुरू हो गए, डेप्रिसिएशन कम, बाकी खर्चे बढ़ना शुरू हो गए, डेप्रिसिएशन कम, बाकी खर्चे बढ़ना शुरू हो गए। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इन पे लगता है। तो ये मैंने लिखवाया है, अप्रोप्रिएट फॉर एसेट्स विद ग्रेटर एंड हायर रिटर्न्स इन अर्ली ईयर्स देन लेटर ईयर्स। ठीक हो गया। डिसएडवांटेज बता देते हैं। डेप्रिसिएशन has to be calculated every year। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हर साल की डेप्रिसिएशन सेम रहती है ना, हम एसएलएम में एक साल की निकालते हैं, बोलते हैं हर साल की सेम होगी। आरबीएम में क्या होता है, बार बार हर साल देखो डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ी, एक साल की अगले साल की अलग होगी, फिर निकालनी पड़ी, फिर अलग होगी, फिर अलग होगी, ये इसका ड्रॉबैक। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ऑन 1 फरवरी 2025, 2025 का मतलब 2021 में एसेट खरीदा था आपने, 21 से 22 एक साल, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 4 साल डेप्रिसिएशन के बाद की बात कर रहा है। A local dealer offered to buy the recovery vehicle from अहमद for 35,000। ये कह रहा है यार ये एसेट मुझे भेज दो, लेकिन 2025 वाले साल में ही खरीद रहा है। कह रहा है ये जो चौथा साल है ना एसेट का, फोर्थ ईयर में, एसेट की फोर्थ ईयर के अंदर ये कह रहा है भाई ये एसेट मुझे बेच दो। अब यहाँ पे एक बात शुरू में आपने सवाल में पढ़ी थी, क्या थी? इसने बोला था जिस साल
बेचेंगे उस साल नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लिखा हुआ है, देखें आपको दिखा, ये रहा, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल एसेट बेचेंगे आप डेप्रिशिएट उसको उस साल नहीं करेंगे। तो ये एसेट कब बेचने की बात कर रहा है? 2025 में। 2025 की फैब का मतलब ये चौथे साल की बात कर रहा है कि चौथे साल के अंदर फोर्थ ईयर में ही हम एसेट को अगर बेच दें तो चौथे साल की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, 3 साल की लगेगी। जिस साल बिकता है उस साल डेप्रिशिएट नहीं करते। चौथे साल बिक रहा है, चौथे साल डेप्रिशिएट नहीं होगा, तो पहले दूसरे तीसरे साल की डेप्रिसिएशन तो लगेगी। तो 3 साल की डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। तो कह रहा है प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल दो। तो 3 साल की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है ना। डेप्रिसिएशन पहले साल की 16,000 थी, दूसरे साल की क्या थी? 12,800 थी, तीसरे साल की क्या थी? 10,240 थी। चौथे साल की डेप्रिसिएशन हमने निकाली है, लेकिन हम चौथे साल की डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इस साल ये एसेट बिक रहा है। तो 3 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। तो इनको ऐड करें, कितनी बन गई है? 16, 12, 28, 800, 30,000, 39,040 बन गए। ये टोटल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगी 3 ईयर्स की, अगर हम इसको अभी बेच देते हैं तो। चौथे साल की नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी चौथे साल की? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नो डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ डिस्पोजल, ईयर एंड पॉलिसी। जिस साल बिक रहा है उस साल डेप्रिशिएट नहीं होगा। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल बनाना है, निकालना है, तो आप डिस्पोजल अकाउंट बना लो इधर। दूसरी सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल वाली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, लेकिन आप डिस्पोजल बना सकते हो। आगे भी मांगा है, आगे भी दोबारा बना सकते हो डिस्पोजल, यहाँ भी बना सकते हो। कॉस्ट आती है कितनी थी? 80,000। आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 3 साल की। कितने का बिका कैश? कितने का बिक रहा है? वो खरीद रहा है 35,000 का। बैलेंस कर लो आप इसको। सीडी किधर आ रहा है? पता चल जाएगा प्रॉफिट या लॉस। ये बन रहा है 39,040 प्लस 35,000। क्रेडिट साइड ही हल्की है, 74,000 बन रहा है। डेबिट पे 80,000 है, तो 80,000 से माइनस करें, क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है सीडी 5960। सीडी इधर आने का मतलब ये क्या हो रहा है? लॉस। ये आंसर हो गया, लॉस। अच्छा, एक और तरीका भी होता है इसको कैलकुलेट करने का, अगर टी अकाउंट नहीं बनाना आपको तो वो क्या होता है? देखें, मैं बता रहा हूँ। कॉस्ट कितनी है? 80,000। डेप्रिसिएशन एसेट पे कितनी लगी है? 39,040 माइनस इसकी नेटबुक वैल्यू निकालना है बिकने वाले की। तो ये आ गई 40,960। बिका कितने का कैश? 35,000 का बिका। तो यहाँ पे क्या आ गया? लॉस 5,960। नेटबुक वैल्यू से कम का बिकता है। नेटबुक वैल्यू से अगर पैसे कम मिलते हैं ना, कैश कम मिलता है, तो लॉस होता है। ज़्यादा मिलते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। अब आ गया। कह रहा है यार ये मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाओ, 1 साल का बनाओ सिर्फ, और अगर हम बेच देते हैं उसके हिसाब से बनाओ 1 साल का। तो साल 2025 वाले का अकाउंट बनाना है हमें। शुरू कब होता है? अप्रैल में खत्म होता है, मई में शुरू होता है। 1 मई 2024 में शुरू होगा, अप्रैल 25 में खत्म होगा। सबसे पहले क्या आएगा? 1 मई को ब्रॉड डाउन। ये भी मार्किंग स्कीम में इसने गलत किया हुआ है, बताता हूँ इसमें क्या किया हुआ। देखें, ये एसेट खरीदा कब था? ये एसेट खरीदा था इसने 2021 में, तो 2021 में आएगा बैंक। 21 में खरीदा था, 21 में बैंक आएगा। जिस साल खरीदा उस साल आप एडिशन लिखोगे। 21 में फिर सीडी बन जाएगा, 22 में खत्म हो गया साल, फिर वही बीडी बनेगा 23 में, फिर वही सीडी। क्योंकि फिर आप खरीद नहीं रहे, यही एसेट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सीडी बीडी सीडी बीडी सीडी बीडी। तो आज जब 25 में आप आए इस वाले साल में, तो क्या ये एसेट पहले से मौजूद होगा या नहीं होगा? 21 में खरीदा था ना, तो आज ये पहले से रखा हुआ होगा या नहीं रखा हुआ होगा? इस साल खरीद रहे हैं हम इसको, इस साल तो हम इसको बेच रहे हैं, ये पहले से खरीदा हुआ है। तो ये साल का जब शुरू होगा हमारे पास, तो ये पहले से होगा। जब पहले से होगा तो ये ब्रॉड डाउन में आएगा, तो इसमें आएगा ब्रॉड डाउन। उसने लिखा हुआ है बैंक, हो ही नहीं सकता बैंक, ब्रॉड डाउन आएगा इधर। बैंक का मतलब होता है नया एसेट खरीदा। ये नया थोड़ी खरीदा, ये तो इसका चौथा साल है, पहले से था ये। ब्रॉड डाउन। हाँ, 2021 का अगर ये हमें टी अकाउंट बनाने के लिए बोलता ना, 21 का टी अकाउंट बनाओ, उसमें मैं लिखता है एडिशन में इसको, 21 में खरीदा है, 21 का एडिशन है ये 25 चल रहा है, ये 25 का एडिशन नहीं है ये। 25 में ये क्या है? पहले से रखा हुआ है, ब्रॉड डाउन। और इस साल कोई और नया एसेट खरीदा? एडिशन नहीं, नहीं खरीदा।
इस साल बेचा है, हाँ ये बेच दिया, 35,000 का बेचा है। कब बेचा है? फैब में, 25 में, इस साल बिक गया ये। डिस्पोजल कितने का बिका है? बिका 35,000 का है। कॉस्ट अकाउंट है ये, कॉस्ट अकाउंट में जितने का बिका वो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट, जितने का था। और बैलेंस कर ले, एक ही एसेट था वो बिक गया, सीडी जीरो, खत्म। ठीक हो गया। अब आ जाए आप डिस्पोजल अकाउंट बनाने के बोला, डिस्पोजल हम पीछे बना चुके हैं, तो आप बोले सर वो डिस्पोजल तो ये यहाँ मांग रहे हैं, हमने यहाँ बना दिया प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो गलत हो जाएगा। नहीं भाई, दोबारा बना दो, ये तरीका सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है इसमें। अब दोबारा बना दो डिस्पोजल, वहां पर भी क्या जा रहा है। और कुछ लोगों ने अगर इस जगह पे डिस्पोजल नहीं बनाया, ये वाली वर्किंग करी है, वो भी ठीक है। तो यहाँ आप दोबारा बना दो, कॉस्ट आएगी बिकने वाले एसेट की, जिस दिन बिका है उस डेट का बनता है डिस्पोजल अकाउंट, मैंने बताया। डेट क्या आती है? जिस दिन बिका है उस डेट का। कितनी कॉस्ट है? 80,000। कितनी डेप्रिसिएशन है बिकने वाले पास तक जो लगी है? 39,040। पैसे कितने मिले? 35,000। बैलेंस कर लें, सीडी यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। कितना? 5,960, यही था। हाँ, डेप्रिसिएशन, कैश, सीडी इधर, लॉस। सब में डेट क्या आएगी? 1 फैब। सब कुछ एक दिन में हो जाता है। ये डिस्पोजल अकाउंट, जिस दिन एसेट बिका पूरा अकाउंट उस दिन का होता है, और उसी दिन खत्म हो जाता है। सही है, अब आगे वाले पार्ट पे आ जाए। देखें अब आगे। अहमद सोल्ड हिज रिकवरी व्हीकल, ठीक है भाई। सिंस द सेल, जब से बेचा है, वो एक और हायर कर रहा है रिकवरी व्हीकल ना, लार्जर व्हीकल, एंड नाउ कंसिडरिंग बाइंग अ सिमिलर व्हीकल। वो कह रहा है यार अब मैं किराए पे ले आवा था, अब मैं खरीद ही लेता हूँ। अब इसने बोला खरीद लेते हैं हम, ठीक है। अब खरीदने के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है? वो क्या करेगा? खरीदने के लिए इसको फाइनेंस कराएगा। पुराने व्हीकल से जो पैसे आए 35,000 वो इसमें डालेगा, और बाकी फाइनेंस करा लेगा। बैंक लोन ले लेगा, 5 साल में वापस करेगा फिर उस लोन को। और 6 महीने बाद हमें इसकी डिलीवरी मिलेगी व्हीकल की। अब इसकी थ्योरी है, जनरल है, आपने खुद लिखनी है। अब आप खुद सोचें, फिर मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा सोचे ना, आपको लिखना आ जाएगा यार, थोड़ा सोच के खुद लिखेंगे तो ही तो आएगा। अब खुद सोचो, खुद लिखें। ये कह रहा है एडवाइस वेदर ही शुड बाय दिस न्यू व्हीकल, जस्टिफाई और आंसर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। दो एडवांटेज बताएं, दो डिसएडवांटेज बता दें नए व्हीकल के, और आखिर में कंक्लूजन लिख दें। सोचें, बताएं जल्दी से। अभी रेंट पे लिया है, वो वाला बेचा ना, तो अभी रेंट पे चला रहा है एक। जब खरीद लेगा तो रेंट बचेगा, और क्या होगा? बड़ा व्हीकल है, प्रॉफिट बढ़ेगा। और खरीदेगा तो क्या होगा? एनसीए भी बढ़ जाएंगे। ड्रॉबैक क्या है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने तक हमें उसका रेंट देना पड़ेगा। सही है, ये बातें लिखनी है इसके अंदर, तो इसको लिख दें। लिखें, आप लोग खुद से लिखें, लिखना है ताकि आप। हाँ, देखो। बस नाम बताओ। हाँ, ठीक है। नहीं, कहाँ से रहा हूँ? नहीं पता, नहीं पता। आप लेने भी आप क्या है? उम्र का भी फोन आ रहा है। चलो। अगर तो ये बहुत घुमा रहे हैं। सही है, सही 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 है। सही है, सही है, सही है। नहीं नहीं, अभी तो आप लोग क्या लंबा बैठे वहां पे। चले, मैं निकलते हुए पूछूंगा, अगर वहां से कहीं और बैठ रहे हो तो बता दीजिए। ठीक है। ठीक ठीक, डन। कल का डन है, चलो डन, बिल्कुल। 11 बजे तक आ जाए, 11 तक आ जाए। ठीक है। ओके ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लिख लिया यार आप लोगों ने? सही है। नंबर 1, व्हीकल खरीदने का फायदा क्या है? सेविंग्स होंगी, हायर कॉस्ट के। हायर कॉस्ट का मतलब रेंट की, रेंटल सेविंग्स होंगी। उसके बाद क्या होगा? एक्सपेंस नीचे आएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा? बड़ा व्हीकल है,
तो इम्प्रूव्ड रेवेन्यूज, नुकसान, व्हीकल खरीद रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लगेगी, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट नीचे आएगा। इंटरेस्ट, लोन की वजह से इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट नीचे आएगा। ओपिनियन आपको जो समझ में आता है वो दे दें, ठीक है, ये पूरे जुमले लिखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 पे आते हैं। देखें, ए वाई लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग परफॉर्मेंस 2 सालों की, ईयर 1 और ईयर 2। ये रेशियोज हमें इसने खुद निकाल के दे दिए हैं। पहला देखें, आर ओ सी ई ईयर 1, आर ओ सी ई 2024 में इतना था, 2025 में कम हो गया है, तो आर ओ सी ई कम हुआ है। क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? मैं यही लिखवा रहा हूँ, आगे के पार्ट्स में यही बात है, सही है, ताकि उसको मैं जल्दी स्किप कराऊंगा। मैं यहीं पे लिखवा रहा हूँ आपको सारी चीजें, आप लोग साथ साथ लिखते जाइए। तो आर ओ सी कम हो रहा है ओवर द पीरियड, प्रॉफिट कम हुआ होगा, या फिर कैपिटल बढ़ गया होगा और कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गया होगा। नंबर 2, मार्जिन, मार्जिन बढ़ रहा है। ग्रॉस मार्जिन, मैंने आपको ग्रॉस मार्जिन उस दिन भी लिखवाया, ग्रॉस मार्जिन बढ़ने के 2 ही रीजन हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये इंप्रूव हुआ है, अच्छी बात है। दूसरी बात, इसकी 2 वजूहत हो सकती है। नंबर 1, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाई होगी तो ये बेहतर हुआ है, या फिर कॉस्ट प्राइस कम हुई होगी। या तो सेलिंग प्राइस बढ़ी होगी या फिर कॉस्ट प्राइस कम हुई होगी, यही 2 वजूहत हो सकती है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है, यानी कि आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, या आपके खर्चे बढ़े होंगे, या फिर आपकी अदर इनकम्स कम हुई होंगी। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ गया है। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बताता है कि हम लोग इन्वेंट्री कितनी दफा बेच रहे हैं। पहले हम 9.45 यानी कि तब 9.5 दफा इन्वेंट्री बेच पाते थे, इस बार हमने 11.5 दफा इन्वेंट्री बेची है, तो ये तो अच्छी बात है। इन्वेंट्री की सेल्स बढ़ रही हैं, ये इम्प्रूव हुआ है। बढ़ने का मतलब हमारी सेल्स बढ़ी हैं, यानी कि हमने हो सकता है सेलिंग प्राइस कम करी है शायद, या हमने डिस्काउंट्स दिए हैं, सही है। तो ये मतलब होगा हमारी सेल्स बढ़ी है, इन्वेंट्री बढ़ी है। एक और रीज़न भी होता है इसका, या फिर हमने इन्वेंट्री लेवल डिक्रीज किया है। मतलब हमने इन्वेंट्री कम कम खरीदना शुरू करी है। पहले 100 कुर्सियां बेचते थे, सुने एग्जाम्पल, 100 कुर्सियां खरीदते थे, एक दफ़ा बिकती थी 1 हो जाता था, फिर एक और दफ़ा बिकती थी 2 हो जाता था, फिर एक और दफ़ा बिकती 3, तो इसका मतलब 300 कुर्सियां बिकी हैं। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर 3 टाइम्स आता था। अब हम क्या करते हैं, हम 50 खरीद के लाते हैं, एक दफ़ा बेची 1 हो गया, फिर बेची, फिर बेची, फिर बेची, फिर बेची, फिर बेची, 6 दफा बेची, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर तो बढ़ गया, लेकिन अभी भी 50-50 के हिसाब से देखो तो 300 कुर्सियां ही बिकी हैं, तो सेम ही रहा ना रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये हो सकता है इन्वेंट्री लेवल, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री लेवल गिरा दिया, 100 के बजाय 50 कुर्सियां खरीदना शुरू हो गए, तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए सेल्स उतनी है। ये पॉइंट भी आप लिखते हो, जब इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ता है तो आप बोल सकते हो इन्वेंट्री लेवल शायद डिक्रीज करा। पेबल टर्नओवर, पहले 34 डेज में हम पेमेंट करते थे, अब हम 30 डेज में पेमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने पेबल्स को जल्दी पैसे दे रहे हैं। पहले 34 दिन में पैसे लेते थे, अब जल्दी दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं होती, तो हम लोग जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, पेबल टर्नओवर हमारा डिक्रीज हुआ है, हम जल्दी पैसे दे रहे हैं। हमें कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम आ सकते हैं, हो सकता है जल्दी पेमेंट देने की वजह ये हो कि हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा हो, हमारे पेबल ने बोला वो डिस्काउंट दूंगा जल्दी पैसे दो, तो शायद हम इसलिए डिस्काउंट दे रहे हो। अगर ये वजह है तो क्या होगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। रिसीवेबल टर्नओवर 32 डेज, पहले हमारे रिसीवेबल हमें 32 दिन में पैसे देते थे, अब ये हमें 36 दिन में पैसे दे रहे हैं, तो रिसीवेबल ज्यादा दिन ले रहे हैं, रिसीवेबल्स आर टेकिंग मोर डेज।
टू पे। पहले मेरे पास 32 दिनों में पैसे आते थे, अब 36 दिनों में पैसे आ रहे हैं और देर से पैसे आ रहे हैं। ये मेरे लिए बुरी बात है। ये डिक्रीज हुआ है भाई, ये बुरा है। ये परफॉर्मेंस वाइज डिक्रीज हुआ है, डिटोरियोरेट हुआ है। बैड डेट बढ़ सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है। एसिड टेस्ट लिक्विडिटी रेशो खराब हो गया, इसकी थ्योरी तो मैंने आप सबको लिखवाई भी अच्छे से। एसिड एसिड टेस्ट 1.42 से 0.95 पे आ गया। एसिड टेस्ट कम हो रहा है आपका, और ऊपर आप देख रहे हो ना, कम होगा ही ना। रिसीवेबल देर से पैसे दे रहे हैं, पेबल को आप जल्दी पैसे दे रहे हो, तो एसिड टेस्ट आपका खराब हो रहा है, डिटोरियोरेट हो रहा है एसिड टेस्ट रेशो भी। आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम हो जाएंगे, आप अपने खर्चे कैसे पे करोगे, आप अपने उधार कैसे उतारोगे, आप लाइबिलिटी कैसे पे ऑफ करोगे, आपको ये बातें लिखनी है इसके अंदर। ठीक हो गया। तो पहले ये बताना है भाई कि बेहतर हो रहा है खराब हो रहा है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। और क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे लिखवा चुका हूँ। सही है। अब आगे वाले पार्ट पे आ जाए। द डायरेक्टर्स एट ए वाई लिमिटेड वर कंसर्न्ड दैट द रिसीवेबल टर्नओवर रेट हैज डिटोरियोरेटेड, यानी कि रिसीवेबल हमें अब देर से पैसे दे रहे हैं। सो पीबीडी उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि देर से पैसे देंगे, जितनी देर से पैसे देंगे उतने बैड डेट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। सही है। अब इन्होंने पीबीडी की परसेंटेज 2% से 3% कर दी, पीबीडी बढ़ा दिया, 1% बढ़ गया। रिसीवेबल ये है 2024-2025, कह रहा है पीबीडी अकाउंट बनाओ 2025 का। पहले पीबीडी निकालें, सॉल्व करें, इसका पीबीडी निकालें। पहले परसेंटेज क्या थी, 2% थी ना, तो पहले 2% थी। लास्ट ईयर का पीबीडी 2% पे निकला, ये आ गया पीबीडी। पिछले साल का यानी कि इस साल का ये क्या बनेगा, बीडी। इस साल हमें क्या करना है, इस साल पीबीडी की परसेंटेज हमें 3% कर देनी है। 399,000 इंटू 3% कर दें, 11,970 का पीबीडी आएगा इस साल का, करंट ईयर पीबीडी। तो ये लास्ट ईयर पीबीडी है, ये इस साल का पीबीडी है। तो इस एक साल में देखें क्या हुआ है, 6,920 से 11,970 पे आया, तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है इस साल, पीबीडी इंक्रीज। 5050 से पीबीडी बढ़ गया है। पीबीडी बढ़ता है तो अब टी अकाउंट बनाना है सबसे पहले। साल शुरू कब हो रहा है, मार्च में खत्म हो रहा है, तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल 2024 में स्टार्ट हुआ, साल के शुरू में आ गया ब्रॉड डाउन, प्रोविजन का अकाउंट है, ब्रॉड डाउन का आएगा, क्रेडिट पे आएगा। तो क्रेडिट पे आ गया, पीबीटी का ब्रॉड डाउन 6,920 बीडी आ गया, क्रेडिट पे आ गया। अब आई एस, पीबीटी के अकाउंट में आई एस हम क्रेडिट पे भी लिख सकते हैं, डेबिट पे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करते हैं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इस सवाल में देखें पीबीटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 5050 से इंक्रीज होता है, तो आई एस कहाँ आता है, क्रेडिट पे, 5050। और अब इसको आप बैलेंस कर लें, ऐड करें, कितना हो गया, 11,970। 11,970 यहाँ आ जाएगा सी डी, साल के आखिर में कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2025, 11,970। तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आ गया, वो तो हमेशा क्रेडिट पे ही आता है। पीबीडी क्योंकि बढ़ रहा है तो आई एस क्रेडिट पे आ गया, अगर कम होता तो डेबिट पे आता। बैलेंस कर लिया। ठीक है, पीबीडी अकाउंट। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ पीबीडी। पीबीडी होता क्या है यार, एक्सपेक्टेड बैड डेट्स, एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड। ओके। नेम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पीपीटी बनाते मैंने लिखवाया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है पीपीटी, क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है पीपीटी का, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और मैचिंग भी लगता है ना। सही है। लेकिन पेपर इतने मुश्किल नहीं आते, पेपर आसान आता है, सवाल समझ में आने चाहिए। अब आप खुद से करते जाओगे ना खुद ही, तो आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अभी मैं आपको 3 ईयरली करा चुका हूँ, अब मैं आपको दूंगा खुद करने के लिए, फिर मैं उसकी क्वेरीज आंसर करूंगा, तो आपको और पक्का होता जाएगा आपका। जब आप एक दो पेपर खुद कर लोगे ना, आप बहुत पक्के हो जाओगे यार इसमें, आप में बहुत बहुत डेफिनेट चेंज आएगा। नेक्स्ट जो मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा उसमें मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। अब आ जाए यहाँ पे यार, एक और थ्योरी का पार्ट है, ये भी जनरल होगा, आपको लिखना पड़ेगा। द डायरेक्टर्स ऑफ एवाई लिमिटेड हैव बीन कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट। नया इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, 75,000 का है, नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं। अ मशीनरी सप्लायर हैज अप्रोच्ड देम ऑफरिंग 15% डिस्काउंट ऑन दिस इक्विपमेंट इफ दे मेक एन इमीडिएट परचेज। वो बोल रहे हैं फॉरन खरीद लो, 15% डिस्काउंट दे देंगे, 75,000 पे 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। सप्लायर हैज इंडिकेटेड दैट परचेज वुड नीड टू बी ऑन कैश बेसिस, पैसे कैश पे देने सारे।
AY Limited's accountant has suggested that they may be able to finance the purchase of equipment by delaying payments to their payables. वो कह रहे हैं यार हम इसको ना दे सकते हैं किसी तरीके से, हम इसको कैश निकाल के दे सकते हैं, लेकिन एक मसला होगा, हमारे जो सप्लायर्स हैं ना, पेबल्स हैं हमारे, हमें उनको ना और दिनों बाद पेमेंट करनी पड़ेगी और लंबा लटकाना पड़ेगा, हमें उनके पैसे डिले करने पड़ेंगे। पेमेंट डिले करने की तो हम ये एनसीए खरीद लेंगे और इनको हम पैसे फौरन दे देंगे। अब इसमें एडवाइस करनी है कि भाई क्या है, डिलेइंग पेमेंट होनी चाहिए, क्या पढ़ लेते हैं डायरेक्टर, वेदर और नॉट डिलेइंग पेमेंट टू देयर पेबल वुड बी अ गुड वे टू सिक्योर परचेज और नॉट। देखिए सबसे पहली बात आप ये बोलेंगे 75,000 का एसेट है, फॉरेन पेमेंट करेंगे 15% डिस्काउंट मिलेगा। 75,000 का 15% अगर आप निकालें, आप बताएं कितना हो गया डिस्काउंट यार। 75,000 इंटू 15% डिस्काउंट, 11,250 रुपये का हो गया डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है अगर हम फॉरेन पैसे देते हैं इसको तो हमें कितने का पड़ जाएगा, 11,250 माइनस कर दें तो ये आपको पड़ जाएगा 63,750 का एसेट। ये सेविंग हो जाएगी, प्लस डेप्रिसिएशन 75,000 के बजाय इस पे लगेगी, कम वैल्यू पे लगेगी, तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी क्या होगा, आगे से कम आएगा। ये तो फायदे की बात है। नुकसान बताएं। डिलेइंग पेमेंट्स, किसी की पेमेंट डिले करोगे तो क्या होगा, नाराज होगा वो या नहीं होगा, खुश रहेगा। तो आप किसी की पेमेंट डिले करोगे, नाराज होगा, नाराज होगा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा। नंबर वन, हो सकता है वो आपको सप्लाई करना बंद कर दे, सप्लाई बंद हो जाएगी। फिर if supplier is not ready to supply you products or equipment और इन्वेंट्री, जब वो इन्वेंट्री देने से आपको मना कर देगा तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, तो आपकी सेल्स कैसे होंगी, वो भी तो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आपका बिजनेस रिस्क पे आ सकता है, बिजनेस रिस्क में आ सकता है। हो सकता है अभी आप सप्लायर को पैसे देते हो, आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो आपके डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आप एडवाइस कर दो, क्योंकि कोई बात सर्टेन तो है नहीं, सब आप अजम्पशन ही ले रहे हो ना। तो फायदे और नुकसान सामने रख के अब आप एडवाइस कर दो। ठीक हो गया, ये चौथा सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम पांचवें सवाल पे पेपर के। ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हम देखें इसको। GH company manufactures car parts and has provided the following information relating to year end 31st March 2025। ये साल खत्म हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सेल्स, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। फिनिश गुड ओपनिंग क्लोजिंग, इनकम स्टेटमेंट, फिनिश गुड इनकम स्टेटमेंट। WIP है ही नहीं इस सवाल में, है ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। WIP ओपनिंग क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग। सैलरीज एंड वेजेस, ऑपरेटिव्स ये मशीनें चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फैक्ट्री में होंगे। फैक्ट्री सुपरवाइजर ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, सुपरवाइजर, लेकिन कौन सी कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट। ऑफिस स्टाफ, ऑफिस का खर्चा, इनकम स्टेटमेंट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स भी खरीद रहे हैं इस सवाल में, फिनिश गुड तो इनकम स्टेटमेंट में आता है। कैरेज ऑन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड की चीज इनकम स्टेटमेंट में, कैरेज इन वट। फैक्ट्री की मशीन और उसकी डेप्रिसिएशन, इसकी अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी, क्योंकि ये फैक्ट्री का एसेट है मैन्युफैक्चरिंग। रेंट एंड रेट डिवाइड करवाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड करवाएगा, इंश्योरेंस डिवाइड कराएगा, फैक्ट्री जर्नल मैन्युफैक्चरिंग। सॉल्व करना शुरू करें हम लोग। डेप्रिसिएशन लगानी 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब देखें 4 लाख, इसकी देखें क्या है, मशीन की कॉस्ट कितनी कॉस्ट है, 427,000। कितनी डेप्रिसिएशन है पुरानी, 187,000, माइनस करें, क्या नेटबुक वैल्यू आएगी माइनस करके। याद है आप लोगों ने SLM और RBM कितनी मुश्किल से सीखा था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, देखें कितनी आसान चीज़ है, कितना टाइम लगा था आप लोगों ने इस चीज़ में। खैर चलो, हो गया जो बना था। 427 माइनस 187, अभी भी पेपर पढ़ाई साथ साथ करते रहें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सॉल्व करें। आपको ईयरली पेपर बिठा बिठा के सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसको अच्छा करें यार, अच्छा ग्रेड आना चाहिए इंशाल्लाह ताला। आप देख रहे हैं पेपर को इतने मुश्किल नहीं है। ये माइनस करा 240,000 बचा, यार चेक कर लिया सही है गलत है कैलकुलेशन में। इनटू कितना परसेंट है, 15%, रिड्यूसिंग है तो इस पर लगी डेप्रिसिएशन, इनटू 15%, तो 36,000 डेप्रिसिएशन आ गई, मैन्युफैक्चरिंग में आएगी फैक्ट्री के। रेंट एंड रेट 60% मैन्युफैक्चरिंग और 40% इनकम स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिसिटी 5:3 के रेशो में डिवाइड करनी है, यानी कि 8 बनेंगे, तो 5/8 और 3/8, ये मैन्युफैक्चरिंग
और ये हाईएस्ट रेशो है ना, 5:3 ऐड कर लें 8 बनेगा, तो 5/8 3/8। और इंश्योरेंस बराबर बराबर डिवाइड होगी। रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुरू करते हैं, देखें कहाँ से शुरू होता है, रॉ मटेरियल ओपनिंग से। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, देखें सवाल में ये रहा रॉ मटेरियल ओपनिंग, ये रहा 21,700। फिर क्या आएगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये रही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 280050, 21,700 ओपनिंग है। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 2800, क्या था आ गया 0050। और कैरेज इनवर्ट नहीं है रॉ मटेरियल का, वो फिनिश गुड का है, रॉ मटेरियल का नहीं है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग क्या है 16,400। ऐड कर लें डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग परचेज क्लोजिंग, आंसर आ रहा है 285,350। डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोलते हैं ना इसको। डायरेक्ट लेबर, ये ऑपरेटिव्स की जो सैलरीज होती हैं डायरेक्ट लेबर होती है, ठीक है। पिछले सवालों में भी ऐसे ही था ना, कहाँ गई सैलरीज, ये रही ऑपरेटिव्स वेजेस, ये रही, ये 241,200 डायरेक्ट लेबर, 241,200, 241,200। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ ना, ऐड कर लें प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करें, प्लस करें, 526,550 बन गया टोटल। अब आते हैं इनडायरेक्ट खर्चे पे, ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन फैक्ट्री के ही खर्चे इनडायरेक्ट। शुरू से देखते हैं, फिनिश गुड को तो छोड़ दें, फैक्ट्री सुपरवाइजर आ जाएगा 48,250। तो फैक्ट्री सुपरवाइजर कितनी है, फैक्ट्री सुपरवाइजर 48,240। इसके बाद क्या है, फिनिश गुड इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, कैरेज इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। डेप्रिसिएशन निकाली ना मशीन की, देखें ये रही 36 मैन्युफैक्चरिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीन 36,000। और क्या ऑफिस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये हो गया। रेंट एंड रेट, इसको हम डिवाइड करते हैं, रेंट एंड रेट को 60% फैक्ट्री में जाएगा, रेंट एंड रेट कोई प्रीपेड अक्रूड नहीं है, वरना पहले क्या करते हैं, पहले प्रीपेड अक्रूड को प्लस माइनस करते हैं फिर 60/40 करते हैं, या नहीं है तो डायरेक्ट 60/40 करते हैं। रेंट कितना है, रेंट है 10,060, इसका 60% मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं रेंट फैक्ट्री का, रेंट 10060, इसका 60% हमने निकाला, इंटू 60%, 6036 आ गया। इसके बाद क्या, रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 9344। इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, ये रेशो है ना, इसमें करते हैं कितने हैं इलेक्ट्रिसिटी, 9344, 5:3, 5 हिस्सा आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी 9344 इंटू 5/8, 5:3 है ना, 5/8 हो गया। कैलकुलेट करें, 9344 इंटू 5/8, 5840। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है भाई, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस उसने बोला आधी आधी, 18,400 आधी आधी कर दें, 18,400 इंश्योरेंस, 18,400 टू हाफ, 9,200 आ जाएगा आता है इसका। इसके बाद है फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, दिए हैं ना नीचे, कितने फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, 27,640, 27,640। ये सारे खर्चे हो गए यार, और देखते हैं कुछ है, फैक्ट्री का खर्चा देख लें पहले भाई एक दफा और। फैक्ट्री मशीन रेंट,
ऑपरेटिव सैलरी एक हो गया, सुपरवाइजर लिख चुके हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, कैरेज फिनिश गुड, डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं, रेंट का हिस्सा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इंश्योरेंस आ गया, फैक्ट्री जनरल आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग देखें कितना है, 83440। क्लोजिंग WIP कितना है, 92510। पहले इसको टोटल करते हैं, आप लोग करें टोटल, मुझे बताएं। WIP ओपनिंग इन्वेंट्री और WIP क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग कितनी है, 83440। क्लोजिंग कितनी है, 92510। इसको टोटल कर, 48240 प्लस 36,000 प्लस 6036 प्लस 5840 प्लस 9200 प्लस 27640, 132956। इसको ऊपर ऐड करें, 526550 प्लस 83440 माइनस 92510, 650436। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही है? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सबसे पहले क्या आ जाएंगे भाई, सेल्स आ जाएंगी, रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट का रेवेन्यू ये रहा यार, ये देखें, 1107,272, 1107,272। सेल रिटर्न तो है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स आ जाएगा। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री देखें, ये रही इन्वेंट्री फिनिश गुड्स ओपनिंग 76370, 76370। फिर यहाँ आएगी परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की परचेजेस 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 परचेजेस। ये देखें परचेज फिनिश गुड्स, ये रही 122430, 122430। कैरेज आ रहा है ऑन फिनिश गुड्स, कैरेज दिया हुआ है ना फिनिश गुड्स का, कैरेज ऑन फिनिश गुड्स ये रहा 2242। और क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स। एक और चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी तो आएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से जो निकाली है। क्या ये 650436, 650436। और क्लोजिंग फिनिश गुड ये ऊपर आएगी, मैंने इधर लिख दिया। खैर, क्लोजिंग फिनिश गुड देखें, ये रही 49660, 49660। सिर्फ ट्रेडिंग सेक्शन बोला है, ट्रेडिंग का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट तक। ये बना सकते हैं हम इनकम स्टेटमेंट, को मसला नहीं। सॉल्व कर लें इसको भाई। क्या आ गया, 801818 माइनस GP आ जाएगा, करें माइनस माइनस 1107272, 305454। अदर इनकम फिलहाल तो नहीं दिखी, एक्सपेंस पे आ जाएं आप। एक्सपेंस में क्या है, वैसे यहीं तक बनाना था लेकिन मैं ऐसे ही बनवा रहा हूँ। ऑफिस के खर्चे आएंगे, ऑफिस सैलरीज है, रेंट का 40% वाला हिस्सा है, इंश्योरेंस का आधा अमाउंट आ जाएगा 9,200 जो था, और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी 3/8। सही है ना, माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे आप। वैल्यूज नहीं लिख रहा, बता दिया खर्चे क्या क्या आएंगे इनकम स्टेटमेंट हो। ये आपका पेपर का पांचवा सवाल हो गया। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग वो उसका बैंक रिकन्सिलेशन का, वो कल बैंक रिकन्सिलेशन करेंगे फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एरर भेज रहा हूँ, सही है वली, तुमने याद दिला दिया मुझे, ये हो गया सॉल्व, पेपर हो गया कंप्लीट। ठीक हो